हेवन यू आर वॉचिंग हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल का इंट्रोडक्शन। यानी कि पिछले वीडियो तक हमने जो हमारे थिंकर थे प्लेटो उसको कवर कर लिया है। ठीक है, 7-8 लेक्चर्स हैं आपके प्लेटो के ऊपर। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उसको आप देख सकते हैं, देन उसके बाद आप इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं जो कि होगा एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल का ये फर्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, अरिस्टोटल के बारे में देखेंगे, उनका इंट्रोडक्शन लेंगे। बेसिकली अरिस्टोटल कौन थे, उन्होंने अपनी कौन कौन सी पुस्तकें लिखी और किस तरह से उन्होंने उनका जीवन बीता अपना जो एथेंस के समय में, है ना। तो क्योंकि किसी भी जो थिंकर होता है उसको पढ़ने के लिए आवश्यक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस थिंकर का जो जीवन होता है, जीवन परिचय को हम एक बार ही अच्छे से जान लें। यानी कि उस थिंकर के समय में किस तरह की कंडीशन थी, किस तरह की सिचुएशंस थी। क्योंकि किसी भी थिंकर के जो विचार होते हैं वो कहीं ना कहीं उसकी तत्कालीन परिस्थितियों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यानी कि उस थिंकर के जो उस टाइम की जो सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर वो थिंकर रहता था, तो उस पर उस थिंकर के विचारों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए हम किसी भी थिंकर को पढ़ने से पहले, जैसे हमने प्लेटो को भी इंट्रोडक्शन देखा था, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है और हम एक अंडरस्टैंडिंग बना पाते हैं कि इस विचारक के जो विचार होंगे वो किस पर आधारित होंगे, किस तरह से उन पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी जो सिचुएशंस होती हैं, तत्कालीन परिस्थिति होती हैं, उससे उसके विचारों पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो आप इस टेलीग्राम लिंक से जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो कि होगा अरिस्टोटल का, यानी कि अरिस्टोटल का इंट्रोडक्शन, उसको शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले परिचय अरिस्टोटल का। ठीक है, रेड कलर से हम देखते हैं। तो परिचय की बात कर लेते हैं अरस्तु की। तो अरस्तु जो थे उनका जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? 384 ईसा पूर्व में यूनान के स्टेगिरा में। तो स्टेगिरा एक जगह थी यूनान में, यानी कि उस समय का जो ग्रीस था उसमें एक जगह थी स्टेगिरा। वहाँ पर जो अरस्तु थे उनका जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व में, जबकि उनकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हो गई थी। ठीक है, तो जो अरस्तु थे उनको राजनीति विज्ञान का प्रारंभ अरस्तु से ही माना जाता है। यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है, उसका जो प्रारंभ है, उसका जो इनिशिएटिव है, या आप कह सकते हैं उसकी जो शुरुआत हुई, वो राजनीति विज्ञान की शुरुआत किससे मानी जाती है? अरस्तु से ही मानी जाती है। और इसी वजह से अरस्तु को क्या कहा जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक। ठीक है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो अपने विचार दिए उनमें कहीं ना कहीं साइंटिफिकली काफ़ी ज़्यादा उन्होंने, मतलब जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया अपने विचारों में। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और वो कौन थे? प्रारंभिक करने वाले थे। किसको? राजनीति विज्ञान को। राजनीतिक विज्ञान का उनको जनक कहा जाता है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। 18 वर्ष की आयु में एथेंस आकर प्लेटो की विश्व प्रसिद्ध अकादमी में दाखिला लिया। यानी कि जब अरस्तु 18 ईयर्स के थे, 18 साल के थे, तब उन्होंने एथेंस में आकर, जहाँ पर प्लेटो की क्या थी? अकादमी, यानी कि इंस्टीट्यूशन आप बोल सकते हैं, जहाँ पर प्लेटो अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। तो अकादमी में आकर प्लेटो जो आपके अरस्तु थे, उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में अकादमी में एडमिशन लिया। ठीक है, और वो इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे अरस्तु कि उनको क्या कहा जाता था? अकादमी का मस्तिष्क कहा जाता था, यानी कि ब्रेन ऑफ अकेडमी। किसको? अरस्तु को कहा जाता था, क्योंकि वो क्या थे? एक काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और उनको सभी फील्ड के बारे में नॉलेज था। अरस्तु का अकादमी का मस्तिष्क कहा जाता था, जैसे कि अभी मैंने बताया। अच्छा, प्लेटो की मृत्यु के बाद, जब प्लेटो की मृत्यु हुई तो जो अरस्तु थे, अरस्तु ने एथेंस में लीसियम नाम से अपना विश्वविद्यालय खोला। यानी कि जब प्लेटो की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद जो अरस्तु थे उन्होंने क्या सोचा कि मैं भी अपनी एक
खुद की इंस्टीट्यूशन खोलता हूँ जहाँ पर मैं अपने शिष्यों को शिक्षा दे सकूँ। ठीक है, तो उसके लिए प्लेटो ने क्या किया, एथेंस में लीसियम नाम से अपना एक विश्वविद्यालय खोला। ठीक है, क्या नाम था, लीसियम। लीसियम में क्या करते थे अरस्तु, अपने जो शिष्य थे उनको शिक्षा देते थे, जैसे प्लेटो अकादमी में अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अरस्तु की जो रचनाएं थी, यानी कि अरस्तु ने कौन कौन सी जो कृति यानी कि किताबें पुस्तकें लिखी। ठीक है, तो कौन कौन सी वो पुस्तकें थी। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अरस्तु की जो रचनाएं हैं उसमें है पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये दो बुक हैं जो कि राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स के ऊपर लिखी गई हैं, यानी कि जो राजनीति होती है, किस तरह का शासन व्यवस्था होनी चाहिए, उसके ऊपर अरस्तु ने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पॉलिटिक्स। तो बुक का ही नाम पॉलिटिक्स था। और जो दूसरी उनकी महत्वपूर्ण किताब थी वो थी द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी यही दो बुक थी जिसमें कि पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो हम जो भी आगे डिस्कस करेंगे वो सारा पॉलिटिक्स के अंडर ही डिस्कस करेंगे। जो अरस्तु थे उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या अपने विचार प्रस्तुत किए उसको हम देखेंगे। ठीक है, बाकी किताबें भी थी, जैसे कि मैंने कहा जो अरस्तु थे सभी फील्ड में उनको अच्छी खासी नॉलेज थी। उनके जो फादर थे, अरस्तु के जो फादर थे वो एक डॉक्टर थे, तो उनको जो मेडिसिन के बारे में और इस बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, तो उन्होंने उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो अलग अलग चीज़ों पर उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं, जैसे कि साहित्य पर उन्होंने अपनी बुक लिखी थी यूडेमस और सोल प्रोटेपिकस, और तर्कशास्त्र पर यानी कि रीजनिंग पर उन्होंने अपनी बुक फिजिक्स, डे एनिमा, मेटाफिजिक्स, ये सभी क्या है ग्रीक वर्ड्स हैं ना थोड़े थोड़े, तो उसको थोड़ा सा आपको प्रोनाउंस में थोड़ा अलग लग सकता है। देन भौतिक विज्ञान पर उनकी एक बुक थी जिसको मीट्रोपोलॉजी कहा गया। वहीं शरीर विज्ञान पर भी उन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्ट्रीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो ये सभी बेसिकली इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हम जो मेन फोकस करेंगे वो होगा पॉलिटिक्स का। ठीक है, पॉलिटिक्स को हम पढ़ेंगे, जो अरस्तु की बुक थी। अब अरस्तु की शिक्षण पद्धति देख लेते हैं। बेसिकली जो अरस्तु ने अपनी पॉलिटिक्स लिखी है, जो अपनी बुक लिखी है, उसमें किस तरह की जो शिक्षण पद्धति है, यानी कि किस तरह से उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, किस शैली में प्रस्तुत किया है, ठीक है, उसको देखेंगे। तो अरस्तु ने अपने गुरु के विपरीत, यानी कि अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो। ठीक है, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु और अरस्तु के शिष्य थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, इस तरह से ये एक आप कह सकते हैं हायरार्की थी। और प्लेटो के गुरु कौन थे, सोक्रेटिस। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो अरस्तु जो थे उन्होंने अपने गुरु के विपरीत अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। ठीक है, जो प्लेटो थे, प्लेटो किस तरह का दृष्टिकोण अपनाते थे, काल्पनिक यानी कि कल्पनावादी और यूटोपियन थे, वो काफ़ी ज़्यादा आदर्शवादी थे ना। वो ऐसी बातों पर ज़्यादा, मतलब कि हम कह सकते हैं कि वो दार्शनिक ज़्यादा थे। दार्शनिकता के दृष्टिकोण से प्लेटो क्या थे, अपने विचारों को प्रस्तुत करते थे, यानी कि उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस पर प्लेटो का कोई जोर नहीं होता था। लेकिन जो अरस्तु थे उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ज़्यादा बल दिया, यानी कि जो चीज़ें वास्तव में पॉसिबल हैं उन पर ज़्यादा बल दिया, ना कि प्लेटो की तरह दार्शनिकता और आदर्शवादी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं किया अरस्तु ने। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए कल्पना प्रधान पद्धति को अपनाया, है ना। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में, प्लेटो के लेक्चर्स में देखा था कि जो प्लेटो थे उन्होंने अपने आदर्श राज्य में कल्पनावादी विचारों को ज़्यादा प्रस्तुत किया, यानी कि प्रैक्टिकली चाहे वो पॉसिबल हो ना हो, लेकिन जो होना चाहिए प्लेटो के अनुसार, प्रैक्टिकली पॉसिबल ना भी हो लेकिन उन्होंने उसको अपनी कल्पना के अनुसार अपने विचार प्रस्तुत किए। वहीं अरस्तु ने क्या किया था, पहले तो 158 संविधानों का अध्ययन किया था, यानी कि 158 कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि तरह तरह की शासन व्यवस्थाओं के बारे में अरस्तु ने क्या किया, पहले अच्छे से समझा, उसको जाना। ठीक है, सारी व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। उसके बाद
वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अनुकरण करके उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, है ना। यानी कि उन्होंने, आप कह सकते हैं कि हवा हवाई में अपने, है ना, विचार नहीं रखे प्लेटो की तरह। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उन चीज़ों को अपनाया, है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया, ना कि निगमनात्मक पद्धति का। निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग अरस्तु ने नहीं किया, बल्कि किसका प्रयोग किया? आगमनात्मक पद्धति का। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है आगमनात्मक पद्धति क्या होती है और निगमनात्मक पद्धति क्या होती है, तो आप जो प्लेटो का पहला वाला लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो है प्लेटो की, आप उसको जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिटेल में आगमनात्मक और निगमनात्मक को समझाया है कि किस तरह की ये पद्धतियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूं कि जो आगमनात्मक होती है, आगमनात्मक पद्धति, वो क्या होती है? किसी विशेष घटनाओं से सामान्य नियम निकालने की पद्धति। यानी कि किसी घटना को पहले ऑब्जर्व किया, किसी फिनोमिना को देखा और उसके आधार पर अपना कंक्लूजन निकालना, अपने विचार प्रस्तुत करना, ये क्या होती है? आगमनात्मक पद्धति होती है। लेकिन जो निगमनात्मक होती है वो इसके विपरीत होती है। उसमें क्या होता है? अपने पहले क्या करते हैं? सामान्य नियमों से विशेष सिद्धांत की प्रक्रिया, यानी कि पहले अपने नियम बना लेते हैं, पहले किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं और उस नियम के अनुसार, अपने द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार क्या करते हैं? किसी घटना को सत्यापित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उस घटना को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं अपने द्वारा बनाए गए नियमों से। जबकि आगमनात्मक में किसी विशेष घटना को देखकर उसके आधार पर कंक्लूजन निकाला जाता है, ठीक। पॉलिटिक्स एक अपूर्ण कृति है, यानी कि पॉलिटिक्स को क्या कहा जाता है? कि ये पूरी नहीं है, यानी कि हाफ है, यानी कि अपूर्ण है ये कृति। पॉलिटिक्स जो है प्लेटो की, ये बुक कैसी है? अपूर्ण है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो उसको देख लेते हैं। अरस्तु की पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र पर लिखा गया एक महानतम ग्रंथ है। जैसे कि हमने देखा ही कि जो राजनीति शास्त्र है या राजनीति विज्ञान है, उसके जनक कहे जाते हैं अरस्तु। तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी जो पुस्तक होगी पॉलिटिक्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। इसीलिए उसको एक महान ग्रंथ कहा जाता है, जिसमें राजनीति को एक वैज्ञानिक रूप दिया गया है, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने विचार उसमें प्रस्तुत किए गए हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स अव्यवस्थित है, यानी कि इसको अपूर्ण कृति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो पॉलिटिक्स के अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग बुक्स हैं। पॉलिटिक्स के अंदर बेसिकली कई सारी बुक्स आती हैं, है ना। पॉलिटिक्स के अंदर 7-8 बुक्स होती हैं। उसमें हर एक बुक में अरस्तु ने अपनी अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसे किसी में उन्होंने नागरिकता के बारे में समझाया, किसी में दास प्रथा के बारे में समझाया, किसी में राज्य के बारे में समझाया, किसी में न्याय के बारे में समझाया। तो इस तरह से जो पॉलिटिक्स है वो एक बंच है बुक्स का, यानी कि 7-8 बुक्स को इकट्ठा करके हम क्या उसे बोलते हैं? पॉलिटिक्स। उस पूरी सभी बुक को मिलाकर क्या कहा जाता है? पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये बुक्स हैं अलग अलग, ये क्या है? अव्यवस्थित हैं। ये इनमें मतलब आपको एक क्रम नज़र नहीं आएगा, एक सीरियल वाइज तरह से व्यवस्थित नहीं दिखेंगी, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? एक अव्यवस्थित है और इसको अपूर्ण कृति भी माना जाता है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसकी पहली बुक में तो चर्चा की गई है, लेकिन फिर अगली बुक में उससे रिलेटेड कोई नॉलेज या कोई भी विचार प्रस्तुत नहीं किए गए। तो जिसकी वजह से इसको एक अपूर्ण कृति कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो अरस्तु की बुक्स हैं उनके और भी पार्ट्स होने चाहिए थे, लेकिन कई पार्ट्स क्या हैं? मिसिंग है इसमें। तो इसी वजह से इसको क्या कह देते हैं? अपूर्ण कृति। अर्थात यह एकीकृत, क्रमवार एवं संगठित मालूम नहीं पड़ती, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेटेड नहीं है, बिखरी हुई है तरह तरह से। कोई कॉन्सेप्ट कहीं पर है, कुछ कहीं पर बताया है, कहीं पर कुछ बताया गया है। उसके अनुसार जो बुक्स का जो सीरियल वाइज नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, उस तरह से अरेंज नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्थित है, ठीक है। इसलिए इसे एक अपूर्ण कृति की संज्ञा दी गई है। अच्छा, पॉलिटिक्स की अव्यवस्था और कृति संबंधी समस्याओं का समाधान सेबाइन के अनुसार वर्नर जैगर ने सर्वश्रेष्ठ रूप से किया है। यानी कि जो सेबाइन हैं उनके अनुसार जो वर्नर जैगर हैं
वर्नर जैगर कौन है? कोई एक थिंकर हैं। तो सेबाइन भी क्या एक थिंकर है। तो सेबाइन के अनुसार जो वर्नर जैगर हैं उन्होंने जो पॉलिटिक्स है उसकी अव्यवस्था का सही कारण बताया है और उसको मतलब उसका समाधान भी किसने बताया है? वर्नर जैगर ने बताया है। ऐसा कौन मानते हैं? सेबाइन मानते हैं ऐसा। ठीक है, तो जैगर के अनुसार पॉलिटिक्स अरस्तु की ही रचना है, यानी कि जो पॉलिटिक्स है वो डेफिनेटली अरस्तु द्वारा ही लिखी गई है। ये किसका मानना है? जैगर का मानना है। किसी संपादक ने इसकी रचना नहीं की, किंतु इसकी रचना 2 कालों में हुई है, इसलिए इसके 2 भाग हैं। यानी कि अरस्तु के अनुसार इसकी रचना 2 कालों में की गई है, इसलिए इसके क्या हैं? 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। पॉलिटिक्स को बेसिकली 8 भागों में विभाजित है, यानी कि जो पॉलिटिक्स है उसको 8 भागों में विभाजित किया गया है। किसके द्वारा? बारकर के द्वारा। ठीक है, यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर कितनी बुक्स हैं? 8 बुक्स हैं। ठीक है, जिनको बारकर ने क्या किया? 3 वर्गों में, है ना, 3 वर्गों के अंदर प्लेटो जो बारकर है उन्होंने पॉलिटिक्स को बांट दिया है। बेसिकली 8 बुक्स हैं, लेकिन उन 8 बुक्स का 3 वर्गों में बांटा है। किसने? बारकर ने। तो पहला वर्ग है जिसमें पहली, दूसरी और तीसरी पुस्तकें, यानी कि पहले वर्ग में 3 पुस्तक हैं, जिसमें पहली पुस्तक में राज्य की प्रकृति के बारे में बताया गया है ना। जबकि दूसरी बुक में आदर्श राज्य के बारे में बताया गया है कि राज्य कैसा होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। वहीं तीसरी पुस्तक में नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में अरस्तु ने अपनी पुस्तक में बताया है। वहीं दूसरे वर्ग में बारकर ने अरस्तु की चौथी पुस्तक को रखा है, और चौथी पुस्तक में क्या है? शासन प्रणाली के बारे में बताया गया है, यानी कि किस प्रकार की शासन प्रणाली राज्य के अंदर होनी चाहिए। वहीं इसी वर्ग के अंदर जो 5वीं पुस्तक है उसमें क्रांति संबंधित यानी कि रेवोल्यूशन संबंधित विचार अरस्तु ने दिए हैं। वहीं इसी वर्ग के अंदर जो 6ठी पुस्तक है उसमें शासन में स्थिरता यानी कि जो शासन है उसमें स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, स्थिरता कैसे लाई जाए, उसके बारे में अरस्तु ने अपनी पुस्तक में बताया है। ठीक है, 6ठी पुस्तक में। और जो तीसरा वर्ग है बारकर के अनुसार उसमें 2 पुस्तक आती हैं, 7वीं पुस्तक और 8वीं पुस्तक। और इनमें क्या बताया गया है? आदर्श राज्य और उसके सिद्धांतों का विवेचन किया गया है 7वीं और 8वीं पुस्तक में। ठीक है, तो इस प्रकार से बारकर ने 3 वर्गों में उन 8 पुस्तकों को बांटा है। अब अरस्तु पर लॉज का ऋण है, तो सबसे पहली बात आपको लॉज पता होना चाहिए। लॉज क्या थी? तो अगर आपने पिछले वीडियोस देखे तो आपको पता होगा। लॉज जो थी वो क्या थी? प्लेटो द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी। ठीक है, प्लेटो की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक तो रिपब्लिक थी, लेकिन उसके अलावा मैंने आपको वीडियोस में बताया था कि लॉज भी एक क्या थी? प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। बेसिकली लॉज में क्या था कि जैसे कि आपने रिपब्लिक में देखा था, है ना, रिपब्लिक में जो प्लेटो की पुस्तक थी तो उसमें प्लेटो ने क्या किया था? आदर्शवादी राज्य और काफ़ी ज़्यादा कल्पनावादी और यूटोपियन तरह के विचार प्लेटो ने रखे थे। लेकिन प्लेटो को खुद ये विश्वास हो चला था कि वास्तव में प्रैक्टिकलिटी में इस तरह का राज्य स्थापित करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो रिपब्लिक में खुद एनालाइज हो गया था प्लेटो को कि इस तरह का राज्य और इस तरह की व्यवस्था प्रैक्टिकली अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो प्लेटो ने क्या किया? अपनी एक दूसरी पुस्तक लिखी थी जो थी लॉज। ठीक है, LAWS, लॉज। लॉज में प्लेटो ने क्या किया था कि प्रैक्टिकलिटी पर ज़्यादा जोर दिया था, यानी कि लॉज के अंडर जो प्लेटो के रिपब्लिक में जो कल्पनावादी विचार थे उसके विपरीत क्या किया? लॉज के अंदर प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक के विपरीत थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी कि थोड़ा सा दृष्टिकोण दिखलाया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की। यानी कि जो चीज़ वास्तव में पॉसिबल हो सकती है और जिसको वास्तविकता में अपनाया जा सकता है, ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया प्लेटो ने एज़ कम्पेयर टू रिपब्लिक। जो रिपब्लिक में जिस तरह की व्यवस्था की थी उसके विपरीत लॉज में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी पर जोर दिया। ठीक है, तो हमें जो अरस्तु हैं, अरस्तु पर यह आरोप लगाया जाता है कि अरस्तु ने जो प्लेटो की पुस्तक है लॉज उसको एज इट इज़ अपनी पुस्तक जो उनकी पॉलिटिक्स है उसमें अपना लिया, यानी कि बहुत सारे जो
प्रावधान है वो लॉज से चुरा लिए गए हैं अरस्तु द्वारा, इसलिए अरस्तु पर लॉज का ऋण बताया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या स्लाइड में है। जिस समय अरस्तु प्लेटो की अकादमी में आया था, यानी कि जिस समय अरस्तु ने एडमिशन लिया था अकादमी में प्लेटो की, उसी समय प्लेटो जो थे वो बिजी थे किसमें, लॉज की रचना करने में। यानी कि जिस समय अरस्तु आए थे अकादमी में उस समय जो प्लेटो थे वो किसकी रचना कर रहे थे, लॉज पुस्तक की रचना कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो प्लेटो द्वारा लॉज की रचना की जा रही थी उसका प्रभाव किस पर पड़ा, अरस्तु पर पड़ा, है ना। अतः अरस्तु पर लॉज का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था, क्योंकि प्लेटो उस समय लॉज की रचना कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अरस्तु उससे इम्पैक्ट होंगे और उसमें जिस जिस तरह की बातें प्लेटो द्वारा बताई गई उस तरह की बातें ही अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में अपना ली। इसीलिए क्या कहा जाता है कि अरस्तु पर लॉज का ऋण है। अच्छा, बारकर के अनुसार देखते हैं। बारकर के अनुसार प्लेटो की लॉज और अरस्तु की पॉलिटिक्स में निम्न समानता है। यानी कि बारकर ने क्या बताया कि जो प्लेटो की लॉज पुस्तक है और जो अरस्तु की पॉलिटिक्स पुस्तक है इन दोनों में कुछ समानताएं हैं। उन समानताओं को बारकर ने बताया, तो देख लेते हैं। पहली समानता क्या थी, पहली समानता थी कि प्लेटो की भांति अरस्तु ने भी विधि की प्रभुसत्ता के सिद्धांत को स्वीकार किया है। यानी कि जैसे प्लेटो ने लॉज में कानून को काफ़ी ज़्यादा जोर दिया, कानून पर उन्होंने काफ़ी बल दिया, है ना, और उसकी कानून के अनुसार यानी कि विधि के अनुसार ही राज्य में शासन किया जाना चाहिए, इस चीज़ पर बल दिया। तो बिल्कुल एज इट इज़ जो अरस्तु की पॉलिटिक्स है उसमें भी इसी विधि की प्रभुसत्ता के सिद्धांत को अपनाया गया है और शासकों को विधि का संरक्षक माना गया है। यानी कि जो शासक होंगे वो इस विधि का, इन कानूनों का क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे इन कानूनों को। कौन, जो कि राज्य के अंदर शासन करेंगे। दूसरी समानता, अरस्तु ने परिवार से राज्य के विकास का और प्रारंभिक राज्यों के पैतृक का जो स्वरूप वर्णन किया है वह लॉज में दिए गए तीसरे खंड में है। यानी कि जो लॉज का थर्ड पार्ट है उसके अंदर परिवार से राज्य के विकास का, यानी कि परिवार द्वारा क्या होता है, राज्य का विकास किया जाता है, यानी कि राज्य का निर्माण होता है परिवार द्वारा। तो यानी कि इस बात को भी अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कहाँ से लिया है, तीसरे खंड से लिया है, जो प्लेटो की लॉज पुस्तक थी। तीसरी समानता देख लेते हैं। युद्ध का लक्ष्य शांति की स्थापना करना होता है और वह अपने आप में साध्य नहीं होता। यानी कि युद्ध क्या है, अपने आप में साध्य नहीं है, है ना। युद्ध बेसिकली किस लिए किया जाता है, ताकि शांति स्थापित की जा सके। यानी कि जो साधन है वो क्या है, शांति, और जो साध्य है वो है युद्ध। यानी कि युद्ध के जरिए शांति की स्थापना की जाती है। ये भी लॉज में वर्णित किया गया था, जिसको अरस्तु ने अपनी पुस्तक में पॉलिटिक्स में एज इट इज उसको अपना लिया है। चौथी समानता देख लेते हैं। दोनों में ही यानी कि लॉज में और पॉलिटिक्स में मिश्रित संविधान की कल्पना की गई है। यानी कि दोनों में ही हमें किस तरह के संविधान देखने को मिलता है। संविधान का मतलब है यहाँ पर कानून व्यवस्था। यानी कि प्लेटो और अरस्तु ने जो कानून व्यवस्था को अपनाया है अपनी पुस्तकों में, तो वो दोनों में ही उन्होंने किस तरह की व्यवस्था अपनाई है, मिश्रित संविधान की। यानी कि अलग अलग तरह के कानून व्यवस्था को अपनाया गया है दोनों ही पुस्तकों में, चाहे वो लॉज हो चाहे वो पॉलिटिक्स हो, दोनों में ये समानता देखने को मिलती है। वहीं जो पांचवी विशेषता या आप समानता कह लीजिए वो क्या है कि अरस्तु ने स्वभाव निर्माण पर जोर दिया, जिसका उल्लेख लॉज में देखने को भी मिलता है। यानी कि अरस्तु ने जो स्वभाव किस तरह से निर्माण किया जाता है, स्वभाव का निर्माण किस तरह से किया जाता है, व्यक्तित्व का निर्माण किस तरह से होता है, उस पर जोर दिया है। ठीक है, अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में अरस्तु ने स्वभाव निर्माण पर काफ़ी जोर दिया है और जिसकी व्याख्या हमें किस में मिलती है, लॉज में भी देखने को मिलती है। यानी कि लॉज में से ही अरस्तु ने क्या किया है, ये स्वभाव निर्माण का कॉन्सेप्ट को एज इट इज़ अपनी पुस्तक में कॉपी कर दिया है। तो ये थी पांचवी समानता। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो लॉज है, लॉज में जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो बातें बताई गई हैं, वो कहीं ना कहीं अरस्तु की पॉलिटिक्स में भी देखने को मिल जाती हैं। तो इसीलिए हमने क्या कह दिया कि जो अरस्तु है उन पर लॉज का ऋण है, क्योंकि उन्होंने लॉज में से एज इट इज़ सभी चीज़ें कॉपी कर ली हैं। अरस्तु ने जहाँ पॉलिटिक्स में
रिपब्लिक और लॉज की आलोचना की है। यानी कि अरस्तू ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉपी कर लिया है लॉज में से सभी चीज़ों को, बल्कि अपनी ही पुस्तक पॉलिटिक्स में उसकी क्या किया, आलोचना भी की है, चाहे वो रिपब्लिक हो या लॉज हो। यानी कि लॉज और रिपब्लिक जो कि दोनों पुस्तकें प्लेटो की थी, उन दोनों की अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में आलोचना भी की है। वहीं अरस्तू ने लॉज से बहुत सारी धारणाओं को पॉलिटिक्स में प्रत्यक्ष रूप से अपनाया भी है, इसलिए अरस्तू पर लॉज का ऋण विद्यमान है। यानी कि अरस्तू ने क्या किया है, लॉज में से सभी लॉज और रिपब्लिक में से सभी अवधारणाओं को, काफ़ी सारी अवधारणाओं को अपनी पुस्तक में कॉपी भी किया है, और इसके बावजूद उन दोनों पुस्तकों की अरस्तू ने अपनी ही बुक में आलोचना भी की है। तो यही मुख्य कारण था जिसकी वजह से अरस्तू की जो पॉलिटिक्स थी उसको ऋण कहा गया लॉज के लिए, यानी कि अरस्तू पर लॉज का ऋण माना गया है। ठीक है, तो ये था पूरा लेक्चर, अरस्तू का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने जाना अरस्तू के बारे में, बेसिक नॉलेज ली कि किस तरह के उसके समय की सिचुएशन बनी हुई थी। ठीक है, तो ये बेसिक सा नॉलेज था अरस्तू के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम सेकंड लेक्चर लेकर आएंगे अरस्तू के ही ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक से जा कर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया गया है। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।